हेलो, वेरी वार्म ग्रीटिंग्स बेटा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने जहां से छोड़ा था आज अब हम उसको वहां से कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली वी स्टार्टेड विद डेंसिटी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल्स एंड वी हैव टू चेक फॉर इट्स ट्रेंड डाउन द ग्रुप। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं बेटा, तो किसी भी एटम की जो डेंसिटी आप निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला जो डेंसिटी का होता है दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और अब एक एटम का मास क्या होता है? दैट इज नथिंग बट इट्स एटॉमिक मास। एंड जनरली एटॉमिक मास किस चीज का मेजर होता है? द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इम्बेडेड इन द न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, बट इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन 1837 टाइम्स स्मॉलर होता है, तो उसका मास एटॉमिक मास में कुछ अफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं करता। सो वी कैन कंसिडर या वी कैन निग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम हम ये कंसिडर करते हैं कि एटम्स आपका जो है वो स्फेरिकल है और उसका जो रेडियस होगा दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब डेंसिटी समझते समय हमें यह देखना है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे आपका एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। किस फैक्टर को हम डोमिनेंट माने? तो जनरली जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक मास का फैक्टर डोमिनेंट होता है और एटॉमिक वॉल्यूम का फैक्टर डोमिनेंट नहीं होता। अब आप ये कहेंगे कि सर जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी बता रहे थे तब आपने कहा डाउन द ग्रुप रेडियस का फैक्टर डोमिनेंट है, या यूं कह लीजिए कि डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेंट है। अब मैं डेंसिटी पे आ रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि ना डिस्टेंस का फैक्टर, बिकॉज एटॉमिक वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज अपियरिंग इनटू द फॉर्मूला। मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेंट नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमारे पास एटॉमिक मास नहीं था, वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था। दैट वाज अ फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एक प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था, इट वॉज नॉट मास। और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज में Q1 वॉज द चार्ज विद इन द न्यूक्लियस, दैट इज द टोटल चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स, इवन न्यूट्रॉन्स भी इस पिक्चर में नहीं आते। एंड Q2 वॉज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट एंड R वॉज द डिस्टेंस। तो ये कोई मास नहीं था, यहां पे बस प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस था। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा, बट एटॉमिक मास का फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट होगा, बिकॉज इन एटॉमिक मास वी विल हैव प्रोटॉन्स आल्सो एंड आल्सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रॉन्स। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सिर्फ प्रोटॉन्स का ही कंट्रीब्यूशन था एंड दैट टू उनके चार्ज का। अब मास में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन चार्ज दोनों पर सेम होता है। तो दैट्स व्हाई आई कैन से कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, तो डेंसिटी ऑफ द अल्कली मेटल्स शुड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मीन सबसे ज्यादा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज पर द ट्रेंड, या जो हमारा विजन है डेंसिटी को लेके, या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है डेंसिटी को लेके, उस बेसिस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिथियम से ज्यादा डेंस सोडियम को होना चाहिए, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम को, फिर रुबिडियम को, फिर सीजियम को। बट द पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड इज हियर इज एन एक्सेप्शन। तो ट्रेंड आफ्टर एंड ट्रेंड एक्चुअल, आई कैन से एक्चुअल ट्रेंड क्या है, देयर इज एन एक्सेप्शन। लिथियम से ज्यादा डेंस पोटेशियम है, पोटेशियम कम्स ओवर हियर एंड सोडियम कम्स ओवर हियर, देन कम्स सोडियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। प्लीज ये ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपके एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस को वो टैप कर सकते हैं, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। दैट मीन्स पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, लाइटर देन सोडियम। और इसके पीछे अगर आप रीजन की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब आप कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रीजन नहीं दे पाएंगे कि क्यों सोडियम पोटेशियम से ज्यादा भारी है, बट स्टिल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप लिथियम से सोडियम की तरफ आते हैं तो आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके आते हैं, मीन्स 2 प्लस इट इज 3,
3 plus 8 it will be 11 and then you come to potassium it will be 19. इसके बाद आप 18 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, मतलब मास नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज करने लगता है. बट इन दोनों के केस में पोटेशियम के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं. ये आगे के लेक्चर में आप जानेंगे कि कैसे हम ये पता करते हैं कि किसमें d ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी d ऑर्बिटल होगा या नहीं होगा. पोटेशियम के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है. d ऑर्बिटल का थोड़ा सा शेप पेक्यूलियर होता है, वो न्यूक्लियस को शील्ड कर देते हैं. देयरबाय उनके वजह से जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन से एटॉमिक वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, लीडिंग टू डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम. बट मतलब एक्चुअल रीजन किसी को नहीं पता. ये सिर्फ एक गैस है कि हम इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं कि पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम. सो दिस इज द ट्रेंड फॉर द डेंसिटी. नाउ they go with the state of alkali metals and their boiling point and melting point. State, boiling point and melting point. Generally जितने भी alkali metals होते हैं they are silvery white appearance and they are very light. They can be, yeah, you can say they are very soft. They could be easily cleaved with a knife. अब ये आता है कि किसी भी मेटल के हार्डनेस या सॉफ्टनेस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और जिस फैक्टर से हम उनके हार्डनेस और सॉफ्टनेस को डिटरमाइन करते हैं, अगर कोई चीज ज्यादा हार्ड होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोई चीज जितना सॉफ्ट होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा. मीन्स आप एक बार हार्डनेस को जज करने का क्राइटेरिया समझ लीजिए तो आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का भी क्राइटेरिया लगभग समझ लेंगे. तो लेट्स सी. अच्छा देखिए अब होता क्या है, कैसे मेटल में मतलब मेटल के एटम्स जो है वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो कि उनके हार्डनेस का मेजर होता है. जैसे मानिए अगर मैं लिथियम या सोडियम ही माने, तो मानिए कि मेरे पास एक सोडियम का एक टुकड़ा है, उसके अंदर के एटम को मैं विजुअलाइज कर रहा हूं. हालांकि मैं बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स यहां बना नहीं सकता हूं, बट मैं कुछ एटम्स का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि हमें ये क्लियर हो पाए कि एटम्स एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, हाउ दे आर बाउंडेड टू ईच अदर. लेट मी से कि ये सभी एटम्स हैं सोडियम के, and they all have one electron in their outermost shell. ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन उनके outermost shell में, और रूम टेम्परेचर पे भी इतनी थर्मल एनर्जी इन एटम्स को मिल जाती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के फ्रीली घूमने लगते हैं. सपोज ये निकल गया, ये निकल गया, और जब ये फ्रीली घूम रहे, भाई ये आया, ये इसको टकरा के इसको बाहर कर देगा, ये यहां पे आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर से फ्रीली घूमने लग जाएगा. मीन्स थ्रू आउट द एटम, थ्रू आउट द क्रिस्टल में बहुत सारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, समझिए एक ये मेटल है, एक ये मेटल है, इनके न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनसे जुड़ेगा. यही आपका बाइंडिंग फोर्स है जो दो एटम्स को बांध के रखता है. जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा बाइंडिंग फोर्स होगा और उतना ज्यादा मेटालिक नेचर होगा. बट ओनली वी आर गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के पास ही एक्सेसिबिलिटी है कि वो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी को गेन करके फ्रीली रोम अबाउट कर सके. तो इसलिए एल्कलाई मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से भी काट सकते हैं. And the reason is because they have only one electron in their outermost shell, and hence their binding energy is dependent on only those electrons which were residing in the outermost shell of every atom. मतलब जितने electrons freely घूम रहे हैं. Now, so what we can say, तो अगर ये तो समझने के लिए है, अगर आपको लिखने का है since they have only one electron in their outermost shell, one electron in their outermost shell, in their outermost shell. So the intermetallic bonding means उनके लिथियम है तो लिथियम एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, and that is due to this electron only, या सोडियम एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है. And so the intermetallic bonding is weak, and hence alkali metals
are generally soft in nature with low melting points and boiling point. With low melting point and boiling point. I hope so. The point is well taken. फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टल लैटिस में या उनके क्रिस्टल में सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली वैंडर अबाउट कर रहा है, घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो अगल बगल के नेबरिंग एटम्स के जो न्यूक्लियस है उनके साथ एक क्या नाम का है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट कर रहा है, और इस तरीके से इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्रिज टू होल्ड टू और मोर देन टू एटम्स टुगेदर। अब यही जो ब्रिज की तरह काम करने की टेंडेंसी है इसी को हम कहते हैं इंटरमेटालिक बॉन्डिंग, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के पास ये एक्सेस है कि वो फ्रीली घूम सके, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, इंटरमेटालिक बॉन्डिंग कम होगी, इंटरमेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी, एंड हेंस जो मेटल होगा वो सॉफ्ट होगा, इट विल नॉट बी हार्ड, एंड सेकेंडली दे विल हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ वी हैव टू चेक कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। लेट अस से दिस, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, टेक इट लाइक दिस कि सपोज मान लीजिए लिथियम है, लिथियम के एटम्स छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में अगर जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो एक्सर्ट करवा रहा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की दूरी इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कम होगी। जैसे साइज बढ़ जाएगा, जैसे सोडियम, अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हो रहा है ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम की साइज बढ़ गई। पोटेशियम में और कम हो जाएगा, रुबिडियम में और कम हो जाएगा, और सीजियम में तो बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए डाउन द ग्रुप इनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, बिकॉज इंटरमेटालिक बॉन्डिंग इनके साइज की वजह से कम होते जाता है। इस चीज को लिख सकते हैं आप, डाउन द ग्रुप intermetallic bonding decreases, intermetallic bonding decreases due to increase in atomic size, and hence hardness decreases या softness increases, and hence hardness decreases and melting point and boiling point also decreases. मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कुछ इस तरीके से डिक्रीज करता है कि सीजियम और रूबिडियम नियर अबाउट रूम टेम्परेचर के, रूम टेम्परेचर को मैं 25 डिग्री सेल्सियस मानता हूं, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस पे सीजियम और रूबिडियम मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये ऐसा कहिए कि वो 5 मेटल जो कि नियर अबाउट रूम टेम्परेचर के लिक्विड फॉर्म में रह सकते हैं, उनमें से 2 आपका सीजियम और रूबिडियम है, एक गैलियम है, एक मर्क्यूरी है, एक और है जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सीजियम और रूबिडियम नियर अबाउट रूम टेम्परेचर के दे एक्वायर लिक्विड स्टेट। तो सीजियम 37 डिग्री सेल्सियस पे, पर थोड़ा सा और माहौल गर्म कर दे, जैसे दिल्ली की गर्मी है 41 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस समय सीजियम आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा। सो दिस इज द ट्रेंड कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज increases, which leads to decrease in their intermetallic bonding, and which leads to decrease into their hardness, and hence which it decreases its melting point and boiling point. Take a look on this for 5 seconds. Okay. Now, there is one more important thing associated with their physical properties is their color of their is when they are ignited to a flame, एक फ्लेम के पास जब उन्हें ले आते हैं, they give colors. इसे हम कहते हैं बेटा flame photometry. I'll explain what the flame photometry is. Flame photometry. जनरली इसको हम यूज करते हैं
कौन सा अल्कलाइन मेटल है ये पता करने के लिए। एक्चुअली होता क्या है इसमें, जो अल्कलाइन मेटल है उसे आप एक वायर का लूप बना के उसके ऊपर आप बांध देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर नीचे से आप कैंडल या बंसन बर्नर या व्हाटसोएवर उसके फ्लेम्स उसको आप इग्नाइट करते हैं। तो अलग अलग अल्कलाइन मेटल फ्लेम के साथ अलग अलग कलर देता है। अब देखिए कौन ज्यादा कलर देगा, कौन कम कलर। आपको पता है विबग्योर, आपको पता है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी करस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी कम होती है। तो लिथियम आप देखते हैं, लिथियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कांट बी इजीली नॉक्ड ऑफ, उनकी एनर्जी ये कह लीजिए कि जब वो मीन्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दोज इलेक्ट्रॉन्स टू गेट एक्साइटेड, तो वो इजीली जा नहीं सकते हैं। तो उसमें जो कलर आपको मिलता है वो रेड मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें उनकी एनर्जी बहुत ही कम होगी। दैट्स व्हाई लिथियम के सॉल्ट को जब भी आप या लिथियम को आप फ्लेम के पास ले आएंगे, यू विल गेट क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर। क्रिम्सन रेड बाय क्रिम्सन मीन्स वेरी डार्क रेड, एकदम गाढ़ा। तो अब जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो और ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखिए जैसे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको 10 जूल दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन ही जैसे लिथियम मान लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियस से 8 जूल से बंधा हुआ है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या एक्साइट होगा तो इट विल हैव ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कम, तो कम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो आपका कलर होगा उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा। आपने पढ़ा है, अगर मैं थोड़ा सा और E इज इक्वल टू एच न्यू, मोर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द एनर्जी, या एच सी बाय लैम्डा, मोर इज द एनर्जी, लेस इज द वेवलेंथ। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है अपने हायर लेवल पे, अभी मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है कि क्यों ये कलर देता है। तो 8 जूल तो चला गया, इसको पहली बात है न्यूक्लियस से बाइंडिंग एनर्जी को काउंटर बैलेंस करने के लिए बची हुई एनर्जी से वो हायर ऑर्बिटल में जंप करता है। अब बची हुई एनर्जी 2 जूल है, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड। इसलिए लिथियम का जब आप फ्लेम फोटोमेट्री करेंगे यू विल गेट क्रिम्सन रेड कलर। लिथियम के बाद आता सोडियम, तो सोडियम मान लीजिए येलो, एक छोड़ के, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। ये आपका सोडियम, ये लिथियम के लिए है, सोडियम के लिए येलो है, दिस इज योर येलो। देन यू कैन से ब्लू फॉर पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का ये ब्लू या वॉयलेट यही होता है, मतलब वो इसी रेंज के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं। तो अब बात आती है सर कलर क्यों। आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अगर आप एनर्जी देते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू हायर ऑर्बिट, और जंप करने के बाद वो हायर ऑर्बिट बहुत टाइम तक नहीं रहता है, 2 नैनोसेकंड्स के लिए, और फिर वो वापस अपने स्टेट में वापस आ जाता है। जब वो अपने स्टेट में बाहर वापस आता है तो ये कुछ कलर को रेडिएट करता है, वही कलर आपको दिखता है। अब लिथियम बहुत ज्यादा एनर्जी तो पाएगा नहीं, क्योंकि लिथियम के इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत टाइटली पैक्ड है न्यूक्लियस से, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप इसको 10 जूल देंगे तो 10 में से 8 जूल तो ये यूटिलाइज करेगा न्यूक्लियस के बाउंडेशन से दूर होने के लिए, बचा हुआ जो 2 जूल है उससे वो जंप करेगा, तो और फिर वो वापस आएगा, तो उस 2 जूल के बराबर या उससे थोड़ा सा कम जो एनर्जी होगी, उसकी एनर्जी कम है तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो रेड लाइट को रिजेंबल करेगा। सो दिस इज द फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री ये कहता है कि जब भी अल्कलाइन मेटल को आप फ्लेम टेस्ट में या फ्लेम के अगेंस्ट लेकर आते हैं, अल्कलाइन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स जो है दे एब्जॉर्ब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फ्लेम एंड गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, वहां पे वो कुछ समय बिताते हैं बहुत कम, एंड व्हेन दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट दे एमिट पार्ट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द कलर, और वो जो वेवलेंथ है वो कलर से हम इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो अल्कलाइन मेटल था कौन सा। आप अल्कलाइन मेटल को फ्लेम के पास लेके आइए, अगर आपको क्रिम्सन रेड फ्लेम दिख रहा है तो वो लिथियम है, अगर वो फ्लेम प्योर येलो हो गया तो वो सोडियम है, एंड सो ऑन। सो दिस इज योर फ्लेम फोटोमेट्री। सो दीज वर द फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एल्कलाइन मेटल्स। ये इतने फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि एल्कलाइन मेटल्स पे थे, और अब बेसिकली अब जो हम स्टार्ट करेंगे वहां पे आपके, हालांकि वो भी आप एक टाइप से फिजिकल प्रॉपर्टी ही बोल सकते हैं, बट नाउ द केमिस्ट्री विल क्रीप इन। अब यहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। तो नाउ वी विल स्टार्टिंग विद, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्टिंग विद द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स।
and we'll try to know what is monoxide, what is peroxide, what is superoxide and their nature, और कैसे इस चीज को आप अपने मेमोरी में रिटेन रखेंगे, इस चीज के बारे में भी हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द ऑक्साइड्स। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।